अच्छा, तो हमारे पास अभी है टॉपिक फंक्शन। फंक्शन हम किसको बोलते हैं? ठीक है। देखो, डेफिनेशन इसकी आ, अलग कर देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा कॉन्सेप्ट डेफिनेशन को पढ़ के उसके बाद हम थोड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। देखो, एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन में दो सेट होंगे। एक तो ए होगा और दूसरा बी होगा। नॉन एम्प्टी का मतलब ये है कि उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ज़ीरो एलिमेंट्स कभी नहीं होंगे। ठीक है, ज़ीरो एलिमेंट्स कभी नहीं होंगे। देन ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ ए रूल। ठीक है, वो जो फंक्शन बनेगा एफ, वो फ्रॉम सेट ए से सेट बी, वो क्या है? एक रूल है। वो एक रूल है, एक मशीन है, एक फंक्शन है। ठीक है, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, जो कि हर एलिमेंट है, हर सेट ए का एलिमेंट है, वो सेट बी के एलिमेंट से लग एसोसिएट है। ठीक है, उसके मुतालिक कोई फंक्शन कर रहा है। ठीक है, सो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एफ अ फंक्शन ए फ्रॉम ए टू सॉरी एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और ये जो सिंबल ये पड़ी है, एफ इज़ आल्सो कॉल्ड ए मैपिंग। ठीक है, एक फंक्शन सिंपल मीनिंग में हम समझें तो एक फंक्शन एक क्या मशीनें हैं, उसमें जब हम एक्स की वैल्यू डालते हैं तो हमें वाई की वैल्यू मिलती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम जब उस फंक्शन में डालते हैं तो हमें वाई की वैल्यू मिलती है। तो एक एक्स जो है मशीन की तरह सॉरी एक फंक्शन जो है मशीन की तरह काम करता है। जब हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमें वाई की वैल्यू देता है। तो फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? मैपिंग। अच्छा, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो इसको बाद में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, मगर ये फंक्शन कब कहलाएगा कि फिर ये फंक्शन की डेफिनेशन हमने सुन ली कि दो सेट होते हैं। एक सेट ए होता है, बी होता है, दोनों नॉन एम्प्टी होते हैं। तो फंक्शन सेट ए टू बी सेट बी, उस रूल को हम क्या बोलते हैं? एक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उस फंक्शन में बाद में क्या चीज़ें होती है? एक डोमेन होता है, देन एक को डोमेन होता है, देन थर्ड पे रेंज होता है। ये तीन चीज़ें इस फंक्शन की होती हैं। ठीक है, इफ़ एफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? द सेट ए, जो पहला वाला सेट होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ द डोमेन, सेट ऑफ डोमेन होगा। द सेट ए इज कॉल्ड सेट ऑफ द डोमेन या डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फिर आती है सेकंड पॉइंट, सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन। देखो, आप जब पहले सेट की बात करते हैं उसमें जो भी आपको एलिमेंट्स दिखेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? डोमेन। वो डोमेन, डोमेन ऑफ द सेट फंक्शन या वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे कि एक्स और वाई हम ऐसे ऑर्डर पे लिखते हैं, तो जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तब हमें वाई की वैल्यू मिलेगी, वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक फंक्शन होगा, उसका सेट ए होगा और सेट बी होगा। तो सेट ए को हम डोमेन बोलेंगे और सेट बी को क्या बोलेंगे? को डोमेन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, को डोमेन में वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें आएंगी जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं, जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं। तो उसके बाद है थर्ड पॉइंट है जो कि बोलती है द सबसेट ऑफ बी कंटेनिंग इमेजेस ऑफ। सबसेट उसको बोलते हैं जो उसका छोटा सा एक क्या बोलते हैं, उसका छोटा सा एक सेट हो। ठीक है, छोटा सा एक सेट हो, जैसे कि हम अगर लिखते हैं, एक सेट लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सेट बी लिखा हुआ है, ये सेट बी लिखा हुआ है, उसके एलिमेंट हैं डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच।
ठीक है, तो इसके सेट्स इसके एलिमेंट्स पड़े हैं। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स पड़े हैं, जैसे कि पांचों एलिमेंट्स पड़े हैं, तो इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। ठीक है, सारे एलिमेंट्स पड़े हैं तो कोडोमेन। अगर उसमें कुछ खास पड़े हैं, ठीक है, कुछ खास पड़े हैं, तो वो उसका एक सबसेट बन गया। एक सबसेट मतलब एक सेट था, पूरा एक सेट था, फिर उसका सबसेट में एक निचला जो है ना सबसेट बन गया, छोटा सा सेट बन गया। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है? जो फर्स्ट सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं। उसको कैसे फाइंड किया जाता है वो उसको बाद में देखेंगे, पहले इतना पता होना चाहिए कि द फर्स्ट सेट ऑफ द सेट फंक्शन इज नोन एज द डोमेन। फिर बात आती है उसकी फंक्शन के दूसरे सेट की, जो कि होता है कोडोमेन, जो कि कोडोमेन होता है। ठीक है, तो कोडोमेन में भी वैल्यूज में भी सेम हो या डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो कोडोमेन था, कोडोमेन में भी वैल्यूज होती है जिसको हम बोलते हैं वाई। ठीक है, डोमेन में जो वैल्यूज होती हैं उनको हम कहते हैं एक्स, और कोडोमेन में वैल्यूज होती हैं हम उसके उसे कहते हैं द वैल्यूज ऑफ वाई। अच्छा, फिर टर्म आता है रेंज। वो रेंज इसके इसलिए कि आपको शायद उसकी वैल्यूज कम भी मिल सकती हैं, जैसे कि आपको एच ना मिले, जी ना मिले, तो ये दो अगर तो आपको वैल्यूज नहीं मिलती, तो देन कोडोमेन चेंज होगा रेंज में। कोडोमेन रेंज में चेंज होगा। अच्छा, इतना पता चल गया कि किसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस फंक्शन को डीपली थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम फंक्शन ए टू बी। ठीक है, तो फॉर ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, कि हमें हमने अभी बात की कि डोमेन क्या है, सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए जो फर्स्ट सेट होगा, ठीक है, ए को बोलेंगे। तो ए क्या है? ए की जो सारी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? एक्स। तो अभी हमने पढ़ा कि जो एक्स होगा वो सारी एलिमेंट्स इससे बिलोंग्स करेंगी सेट ए से। सो देयर इज अ यूनिक एलिमेंट वाई इज इक्वल टू, अगर एक्स कोई एक एलिमेंट है तो उसका एक ना एक हमने जब उस फंक्शन में डाला तो उसको एक हमें हमने एक वैल्यू हमें मिली जो कि वाई की वैल्यू थी। ठीक है, तो एक एक ये एक पॉइंट है, जैसे कि अगर आप एक्स की वैल्यू डालते हैं जो कि ए से बिलोंग करती है फंक्शन में, तो आपको एक वाई की वैल्यू मिलेगी जो कि बी से बिलोंग करेगी। ठीक है, तो द एलिमेंट वाई इज कॉल्ड इमेज। अच्छा, वाई को हम इमेज भी कहते हैं। अच्छा, मैं अभी लिख लेता हूँ कि वाई को हम इमेज बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। एक्स इज इक्वल टू डोमेन। ठीक है, बाकी इसको वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एब्सिसा, ठीक है, इसका दूसरा नाम तीसरा एब्सिसा है, और इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज इतनी सारी है, डोमेन, वैल्यू ऑफ एक्स, एब्सिसा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, फिर आती है वाई की वैल्यूज जो कि बनती है रेंज या कोडोमेन या इमेज, वैल्यू ऑफ वाई या ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट जो कि वाई पे डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वाई पे डिपेंडेंट है, सॉरी, एक्स एक्स पे डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तब उसकी वैल्यू मिलेगी।
अच्छा, पॉइंट नंबर सेकंड, द एलिमेंट y बिलोंग्स टू b which is इमेज ऑफ द x अंडर द फंक्शन। ठीक है। अच्छा अच्छा, सॉरी, अच्छा, y सही है। आल्सो y इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन या वैल्यू ऑफ द y। So point number third, if a, sorry, if function f from a to b is not a function, if there is an element in a which has more than one image। अच्छा, मोर देन वन इमेज का क्या मतलब है? अच्छा, मैं बात करूं, अगर मैंने x1 पुट कर दिया तो मुझे उसकी वैल्यू मिलती है y। ठीक है। मैंने अगर x2 पुट कर दिया तो उसकी मुझे वैल्यू मिलती है y। ठीक है। क्या वैल्यू मिलती है? y। मतलब हमने x1 पुट किया और x2 पुट किया। ठीक है। हमें वैल्यू एक ही मिली है, वैल्यू एक ही मिली है। तो ये फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन है। ठीक है। मगर हम बात करते हैं कि x1 मैंने पुट कर दिया तो मुझे वैल्यू मिली है y। ठीक है। जब मैंने x2 पुट कर दिया, सॉरी x1 फिर से मैंने पुट कर दिया, x1 पुट किया तो मुझे वैल्यू मिलती है z। देखो, x1 पे y की वैल्यू मिल रही है, x1 पे z की भी वैल्यू मिल रही है। देखो, ये हो गई दो वैल्यूज़, हमें x1 पे दो वैल्यूज़ मिल गई है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि फॉर ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a, अगर x सेट a से बिलोंग करता है, देयर इज अ यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू, तो उसके लिए एक यूनिक होगा एलिमेंट। ठीक है। क्या होगा? एक यूनिक एलिमेंट होगा। जैसे कि हमें यूनिक फाइंड करना है तो इसमें यूनिक तो नहीं है, वाई जेड दोनों अलग अलग पड़े हैं। ठीक है। दो दो हो गए, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है। अगर आपको एक्स की वैल्यूज़ पे दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं, एक्स की इमेज पे, ठीक है, एक्स की जो डोमेन की वैल्यू पे जो आपके दो आपको मिल रहे हैं, इंडिपेंडेंट या सॉरी डिपेंडेंट या इमेजेस मिल रहे हैं, तो वो फंक्शन कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी पॉइंट नंबर 4, if a function f from a to b is not a function if an element a does not have an image in b। अच्छा, ये यही बात करता है कि अगर मैं x1 की बात करूं, अगर मैंने पुट किया है कि, ठीक है, एक फंक्शन पुट किया मगर उसकी वैल्यू मुझे नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो वो फंक्शन कभी नहीं कहलवाएगा। ठीक है। फंक्शन कभी नहीं कहलवाएगा। अच्छा, इतना समझ में आया आपको? अच्छा, फंक्शन समझने के लिए थोड़ा सेट का होना, सेट जो है ना, सेट का थोड़ा मजबूत होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट्स आती है द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। अच्छा, इसको हम डोमेन को और भी कुछ कह सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स इज कॉल्ड, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स इज कॉल्ड रेंज या वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आपको याद होते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है। इतने याद होने चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन और कोड रेंज क्या होता है। कोड डोमेन याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दिया होता है पहले। ठीक है। अच्छा, फिर बात आते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन को कैसे जाहिर किया जाता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तीन पढ़े हैं, एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसको पढ़ा कैसे जाता है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। फिर बात आती है जी ऑफ एक्स,
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस वन, होल स्क्वायर प्लस वन। अच्छा ये एक था रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड था, मगर इसके बाद कुछ और भी हैं। अच्छा, ये अभी कौन सा था? ये था अलजेब्रिकली। ठीक है, ये था अभी अलजेब्रिकली, जो कि ये पहला नंबर है। उसके बाद है न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली हम किसको बोलते हैं? एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलजेब्रिकली होता है, जो हमने अभी पढ़ा, जो अलजबरा में लिखा होगा। ठीक है, हमने ये पढ़े हैं। अगर मैं एफ ऑफ एक्स ज़ीरो लिख दूँ, अगर मैं यहाँ ज़ीरो लिख दूँ, ठीक है, और इस साइड में एक्स स्क्वायर लिख दूँ, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसमें पढ़ी हुई है एक्स स्क्वायर की। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो चेंज हो गई है एक फंक्शन में। हमने एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हटा के एफ ऑफ एक्स लिख दिया है। ठीक है, तो अलजेब्रिकली और न्यूमेरिकली, अलजेब्रिकली समझ में आ गया, बाकी बात आती है न्यूमेरिकली। अच्छा, एक सेट दिया हो आपको, उसके बने हो क्या ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बने हो। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स कामा वाई देन कामा, फिर से ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर एक्स वन कामा वाई वन देन कामा ब्रैकेट्स एक्स टू कामा वाई टू। ठीक है, तो ये एक सेट बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे, देखो एक्स और वाई की क्या है यहाँ वैल्यूज़ हैं, क्या है वैल्यूज़। मैं यहाँ कुछ भी पुट कर सकता हूँ। एक्स वन की जगह मैं पुट कर दूँ 7, और देन एक्स की वाई की जगह पुट कर दूँ 8, तो मुझे 7 पे मिला है 8। ठीक है, देन मुझे 1 पे मिला है 11। ठीक है, और 2 पे मिला है 20। ठीक है, ये एक मैंने रैंडम वैल्यूज़ उठाई हैं, 7, 8, 1, 11 और 2, 20, 22। ठीक है, तो ये क्या है, एक ये बने हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, जो कि ये एक फंक्शन की वैल्यूज़ हैं। ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू। 7 क्या है एक्स की और 8 क्या है वाई की वैल्यू। तो हम इसको न्यूमेरिकली कैसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है। इतना ये खास नहीं है, मगर फिर भी क्वेश्चन इसके आते हैं थोड़े। जब फिर बात ये आती है विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसका दूसरा नाम है ग्राफ। ठीक है, इस विजुअली का दूसरा नाम है ग्राफ। तो ग्राफ ग्राफ में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो, ग्राफ बनाने के लिए मैं अभी ये इस्तेमाल कर लेता हूँ कि आपके पास एक एक्स की, एक आपके पास एक्स की एक लाइन होगी, जिसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर होगी एक वाई की। ठीक है, ये एक वाई और ये एक एक्स। तो एक्स इस साइड एक्स पॉजिटिव होगा, इस साइड एक्स नेगेटिव होगा। अच्छा, इसको इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोलते हैं। इसके साथ वाई नेगेटिव, इसके साथ वाई पॉजिटिव। इसको समझने के लिए पहले आपको कोऑर्डिनेट जो है ना, उसको अच्छी तरह से समझना है। जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको बोलते हैं, तो ये जो इंजीनियरिंग वाले हैं इन्होंने पढ़ा होगा कि ये क्या है, क्योंकि ये फंक्शन जो है एक कैलकुलस का टॉपिक हो जाता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है एक मेडिकल के बच्चे को। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे एक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, उसके बाद है हम फंक्शन लेते हैं। जैसे कि
एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x+1, 2x+1। ठीक है, तो इसे हम फंक्शन पे कैसे ज़ाहिर करेंगे? ठीक है, ये एक अलजेब्रिक फॉर्म आ गई। ठीक है, मगर अब जब इसकी बात करूं कि न्यूमेरिकली मैं कैसे लिखूंगा, तो सपोज करो मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगी? 1 × 2, 2 + 1 3। ठीक है, तो एक ये मिल गई, और देन मैं दूसरी जो x की वैल्यू है वो 2 पुट करूंगा, फिर मुझे क्या मिलेगा? 5। ठीक है, तो इसमें मैंने जब वैल्यूज़ पुट की 1 2, और आगे मैं 3 पुट करता जाऊंगा तो मुझे वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, थोड़ा टॉपिक, ये फंक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसलिए कि अच्छा बेस अच्छी नहीं होगी तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने में। ठीक है, तो ये हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। ये एक अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। देन आती है ये न्यूमेरिकली, मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, 2 पुट की, आप जो भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं x की। ठीक है, मगर शर्त ये आपको दी गई हो। देन उस पे वैल्यू हमें मिली 5, आप 3 पुट करते ही जाएं। ठीक है, तो ये एक अल्जेब्रिकली न्यूमेरिकली देन आता है ग्राफ। ठीक है, हम चेक करेंगे ये कि ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम इसको देखेंगे कि इसका स्लोप क्या बनना है। जैसे कि इसका स्लोप अभी बनना है 2। अच्छा, स्लोप क्या है? ये स्लोप हम जब अच्छा, इसके फंक्शन के बाद में हम थोड़ा ग्राफ पढ़ेंगे ना, तब उसमें पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें स्लोप थोड़ा आ जाता है। ठीक है, इसमें स्लोप क्या है? एक पॉजिटिव है, तो स्लोप शायद ऐसा बनेगा। ठीक है, स्लोप इस तरह बनेगा। ठीक है, इस तरह नहीं बनेगा, जैसे कि इस तरह कभी नहीं बनेगा। तो इस तरह कभी नहीं बनेगा, बाकी इस तरह स्लोप बनेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो एंगल एक पॉजिटिव एंगल बनाएगा। ठीक है, उसके बाद है बात x+1 है। x+1 मतलब तो जो है ना, माइनस क्या है? -1 उससे दूर है, तो -1 x की वैल्यू यहाँ होती है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ होती है। अच्छा सॉरी, y की वैल्यू यहाँ होती है। तो हम इस हमारा स्लोप बनेगा ऐसा, स्लोप ऐसा बनेगा। तो स्लोप ऐसा बना, x की वैल्यू आपको वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी होंगी, जैसे कि ये 0, 0 है ओरिजिन। अच्छा, ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो 1 घंटा इस पर भी लग सकता है। कोऑर्डिनेटर सिस्टम किसको बोलते हैं? ठीक है, तो एक हमारा यही मकसद है कि हम एक फंक्शन को कैसे एक ग्राफ में लिख सकते हैं। तो ये एक फंक्शन को ग्राफ में लिखने के लिए ये एक तरीका है। अच्छा, इतना समझ में आ गया? अच्छा, ये डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। अलजेब्रा किसको कहते हैं? ये फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल मीन्स एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। एक्सप्रेशन 3x एक्सप्रेशन है, x² एक्सप्रेशन है, x-4 होल स्क्वायर प्लस 1 एक्सप्रेशन है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकली हमने अभी बात की यूजिंग ए टेबल ऑफ वैल्यूज़ और चार्ट। या तो वो टेबल्स बनी होगी, वो टेबल्स आगे क्वेश्चन है हमारे पास उसमें आएगी, उसमें कैसे है। विजुअली हमने देख लिया कि ग्राफ बनाते हैं या स्कूटर प्लॉट बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़े टर्म्स इसने यूज़ किए हैं जो कि आपने नहीं सुने होंगे मेडिकल वाले बच्चे ने। ठीक है, अच्छा, फिर बात ये आती है वर्बल। वर्बल तो वर्ड में से पता चला है कि वो वर्ड्स में डिस्क्राइब किया होगा, वर्ड में डिस्क्राइब किया होगा। ठीक है, अच्छा,
अच्छा, अगर एक्स की वैल्यू ना दी गई हो तो वो फंक्शन कभी नहीं कहलवाएगा। ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू देगा, एक्स की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ए सेट। अगर वो एक्स की वैल्यू, सपोज करो आपको एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, कोई भी 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कोई भी 10 एलिमेंट्स हैं, मगर ये क्या, अगर उस 9 एलिमेंट्स में आपको मिल रहे हैं क्या, कुछ वैल्यूज मिल रहे हैं, मगर वो 10वीं एलिमेंट पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, तो वो फंक्शन कभी नहीं कहलवाएगा। ठीक है, फंक्शन कभी नहीं कहलवाएगा, क्योंकि वो 10वीं पोजीशन पे आपको वैल्यू ही नहीं मिल रही है। कुछ भी वैल्यू मिले, या तो ज़ीरो मिले, या फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी मिले, कुछ भी मिले। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता है सिटीज़ का हाल। अच्छा, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन पढ़ लिया कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी हम बात करते हैं इसको, एक फंक्शन हो, एक फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो फंक्शन एक फंक्शन है। उसके ग्राफ से हम कैसे पता चले कि वो फंक्शन है। अच्छा, सपोज करें आपको एक ग्राफ दिया गया हो, जैसे कि ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक ग्राफ 1 और एक ग्राफ 2। ये आपको दो ग्राफ दिए गए हैं। इन ग्राफ को आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रा करनी है, दोनों से। ठीक है, वर्टिकल लाइंस आप ड्रा करते जाएं, जितने आप चाहें उतने वर्टिकल्स ड्रा कर सकते हैं। अगर वर्टिकल लाइन एक दफ़ा अगर वर्टिकल लाइन एक दफ़ा टच करती है फंक्शन के कर्व को, ये फंक्शन का क्या है, कर्व है, जो ये ब्लैक का बना हुआ है, ये कर्व है। ठीक है, अगर फंक्शन का कर्व एक दफ़ा टच करता है तो वो समझो फंक्शन है, वो फंक्शन है। लेट अस ड्रा a vertical line parallel to y such that x intersect the graph of the given expression. If it intersect the graph 1 at more than one point, then the expression is a relation. रिलेशन का मतलब फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक रिलेशन कॉन्सेप्ट है सेट में, जिसको हम क्या बोलते हैं वो। अच्छा, सेट हमने नहीं पढ़ा, वो उसको भी देख लेते हैं, एक उसका भी एक लेक्चर होगा। ठीक है, इफ इट इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है, देन वो क्या होगा, फंक्शन होगा। देन वो क्या होगा, फंक्शन। अच्छा, हमारे पास 15 मिनट्स हैं, उसके बाद हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी। दोबारा देखते हैं हम क्लास, फिर भी दोबारा एक रख लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा पढ़ना कुछ है। ठीक है, अच्छा, एक आपको जी। अच्छा, अच्छा, हमारे बुक में दी गई होंगी कुछ। अच्छा, जैसे कि ये 80 नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें ग्राफ बना हुआ है। अभी मैं क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकल है, ये एक सीएस की टेस्ट का जो है ना क्वेश्चन है, मगर ये एनटीएचपी में नहीं आ सकता, क्योंकि ग्राफ पता है आपको, मैट्रिक में या इंटर उसकी उसकी जो नीचे वाली क्लासेस हैं उसमें नहीं पढ़ाया जाता। तो ग्राफ को आपको समझना है कि वो कैसा है। ठीक है, शायद इसका इतना आ सकता है कि व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, उसका आ सकता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे कि ये दिया हुआ है
the graph of y is equal to f of x in the shown below. Which of the following could represent the graph of y is equal to f of x minus 1 2 plus 1? ठीक है, तो इसको आपको देखना है कि आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है जो कि पैरेलल टू क्या हो, वाई से हो। इसको आपने ड्रा करनी है। अगर देखें कि एक लाइन एक ही पॉइंट पे कट हो रही है, देखो ये लाइन एक एक ही पॉइंट पे कट हो रही है, तो वो समझे वो क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। क्या होगा? फंक्शन होगा। जैसे कि हम दूसरा एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, एक दूसरा जैसे कि ग्राफ ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम चेक करेंगे ये फंक्शन है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। आप एक भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं, जितनी बनाएं, ठीक है। देखिए, आप जब एक लाइन बनाई आपको ये एक पॉइंट मिली और ये पॉइंट मिली, तो दो पॉइंट्स मिली है। आपने एक लाइन ड्रा की, आपको दो पॉइंट्स मिली, तो समझें ये फंक्शन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। फंक्शन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आई गल समझ में? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 4, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। ये फंक्शन लिखा हुआ है अलजेब्रिकली, ठीक है। देन बात आती है नीचे एच की। अच्छा, एच की बात आती है कि एच नीचे लिखा हुआ है, एच इज इक्वल टू मिडिल ब्रेकेट 1, 2, 2, 1, 3, 2, ठीक है, 3, 2। तो ये एक लिखा हुआ है उसमें न्यूमेरिकली, ठीक है, न्यूमेरिकली लिखा हुआ है। देन ये जो ए बी सी डी ई लिखे हुए हैं, ये सारे किस में लिखे हुए हैं? वर्बली में, ठीक है, वर्बली में लिखे हुए हैं। तो ग्राफ वर्बली न्यूमेरिकली वो सारे हो गए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन फ्रॉम इट्स ग्राफ वो भी हो गया। कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं? अच्छा, उसकी आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। लाइन मस्ट बी पैरेलल, वर्टिकल लाइन मस्ट बी पैरेलल। पैरेलल किसको बोलते हैं? पैरेलल इसको बोलते हैं कि अगर ये लाइन ऑफ द वाई है, देन हमने एक वर्टिकल पैरेलल लाइन बनाई है, वो कभी टच ना हो, कभी टच ना हो। अगर ऐसे होगी तो वो भी टच होगी। अगर ऐसे है, थोड़ी उसमें एंगल बन रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं टच होगी। वो सीधी होनी चाहिए, ठीक है, सीधी होनी चाहिए। वो किसी भी हालत में, जब वो यूनिवर्स में इनफाइनाइट जब वो ट्रेवल करती है, तो उसको उसमें टच ना हो, इंटरसेक्ट कभी ना हो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, हो गई आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम इट्स ग्राफ, हो गई, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट मैप है। अच्छा, आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है वो आप चैट जीपीटी में भी लिख सकते हैं, मेक ए कॉन्सेप्ट मैप ऑफ कॉन्सेप्ट मैप या माइंड मैप, ठीक है, वो भी आप बनवा सकते हैं। अच्छा, ये तो नहीं बनवा देगा जैसे कि ये बना हुआ है, तो ये मैंने एक बुक से उठाया है, एक आर्यंत का बुक था, उससे मैंने उठाया है। तो फंक्शन देखो दो टाइप के होते हैं, एक अलजेब्रिक टाइप के होते हैं और ट्रांसीडेंटल टाइप के होते हैं। ये थोड़े सीएस वालों के लिए, आपके लिए नहीं है, फिर भी ये थोड़े सीएस वालों के लिए। आपको सिर्फ इनका पता होना चाहिए ये फंक्शन के टाइप हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको इतने नहीं है आएंगे, ये जो पढ़े हैं ये कम आते हैं बनस्पत ये थोड़े आते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक के पॉलिनोमल होते हैं। आपने एक पॉलिनोमल इक्वेशन पढ़ी है ना, ठीक है। तो इक्वेशन पढ़ी है तो आप ये भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ज़ीरो को हटा के एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। देन रेशनल इरेशनल पीस वाइज फंक्शन क्या है, इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये एक सी एस का टॉपिक है, ठीक है, ये आता भी नहीं है इतना। तो ये एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट मैप डाला था, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ टाइप्स आते हैं, ठीक है, टाइप्स आते हैं, वो कुछ उसके ग्राफ भी बना लेते हैं। जैसे कि एक कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, एक इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या है? कांस्टेंट है। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अच्छा, आर का मतलब यहाँ क्या है? आर इज रियल नंबर, हमने पढ़ा था रियल नंबर,
तो x क्या करेगा, x, अच्छा ये x हमें दिया हुआ है कि x क्या है, रियल नंबर्स। तो डोमेन हमें दी हुई है, डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा इसकी डोमेन मिली हुई है, तो इसकी रेंज क्या आएगी, खाली सी आएगी। आप कुछ भी पुट करें, वन पुट करें, कुछ भी पुट करें, आपको सी मिलेगा कांस्टेंट। सी की एक वैल्यू होगी, या वन होगी या टू होगी, कुछ भी पुट करें एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा इतना समझ में आया ये। अच्छा वन वन फंक्शन आगे कुछ हैं, इसके कुछ टाइप्स आगे हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि डोमेन, व्हाट इज रेंज, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारा डोमेन हो गया एक्स इजिकल बिलोंग्स टू आर विच इज़ रियल नंबर, ठीक है। तो हमारा डोमेन है जो कि रियल नंबर है। देन रेंज क्या है, वो है सी। सी कैन बी टू, वन और एनी नंबर इन दी सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सपोज करें मैं एक लिख भी लेता हूँ, ठीक है। एक मैं अगर फंक्शन लिख लूँ कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। या 4, या मैं लिख दूँ पाए, ठीक है, या मैंने पाए लिख दिया, या उसकी वैल्यू लिख दूँ, ठीक है, ई लिख दूँ। आपने ई का नंबर सुना हुआ है, आइलर नंबर, ठीक है। जिसकी वैल्यू होती है 2.71, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है आइलर, ठीक है। तो मैंने एक कुछ भी नंबर मैंने लिख दिया है, कांस्टेंट है, अगर मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं, इट विल नेवर चेंज, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, आ, ये दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, आ, जो दी होती है वही वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। बाकी इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो ये एक्स का जो एक्सिस है और ये वाई का एक्सिस है। देन जो हमें y की वैल्यू मिली हुई है, ठीक है, y की वैल्यू मिली हुई है, उस पे हम क्या बना देंगे, एक लाइन बना देंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन बना देंगे। हॉरिजेंटल लाइन बना देंगे तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बन गया। देन बनता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं, ए फंक्शन विच एसोसिएट ईच रियल नंबर टू एक्स द सेम नंबर। आप कुछ भी पुट करें, सपोज करें आप एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, आपने कुछ भी पुट किया, आपको वो एक्स दे रहा है। अगर आपने एक्स पुट किया, आपने आपको एक्स दे रहा है, ठीक है। अगर आपने टू उसमें पुट किया, तो आपको वो टू ही दे रहा है। मतलब आप एक्स की वैल्यू जो पुट करें वो आपको वही वैल्यू दे, आपको वही वैल्यू दे। अगर आपने एफ ऑफ एक्स में थ्री पुट किया है, तो वो आपको थ्री ही दे। तो वो समझें आप किसकी बात कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा इतने तो आसान थे। बाकी लीनियर फंक्शन, अच्छा इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू आर, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेंज आर, रियल नंबर, ठीक है। तो इनके तो रेंज और डोमेन रियल नंबर में लाए करेंगे, मगर कांस्टेंट का सिर्फ सी होगा, तो डोमेन बिलोंग्स टू सी, सी इज इन ए कांस्टेंट नंबर, ठीक है। Identity function, there will be a real number which belongs to domain and then belongs to range. अच्छा, देन बारी आती है हमारे अ, दूसरे फंक्शन की, जिसका नाम है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन वही बात हो गई कि ए एक्स प्लस बी। वो हमने पढ़ा था कि एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, ये एक इक्वेशन थी। तो हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी,
इज इक्वल टू जीरो। ये एक हमने इक्वेशन पढ़ी थी। अगर मैं इन इक्वेशन को थोड़ा ऐसे लिखता हूँ कि इज इक्वल टू जीरो में हटा दूँ, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये समझे एक फंक्शन बन गया है। कैसा फंक्शन है वो आपको फाइंड करना है, एक लीनियर फंक्शन है। तो ये बस एक लीनियर फंक्शन है, और इसकी इसमें जो आप एक्स के साथ जो चिपका हुआ देखेंगे टू कांस्टेंट, ये क्या है, एक स्लोप है। स्लोप हम किसको बोलते हैं? और वही बात आ गई कि स्लोप हमने हमने जो माइंडसेट में रखा हुआ है, स्लोप एक ऊंचाई को स्लोप कहते हैं, तो उसको ही एक स्लोप कहते हैं, ठीक है। राइज अपॉन रन इज नॉन एज स्लोप, जो इसकी डेफिनेशंस हैं। ये आप स्ट्रेट लाइन में भी थोड़ा पढ़ते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली आपका स्ट्रेट लाइन टॉपिक नहीं है, ये सी एस वालों का है। तो सी एस वालों ने एक इंजीनियरिंग में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी वो पढ़ लेंगे, क्योंकि उन्हें ये ज़रूरत होगी टेस्ट में, ठीक है। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और होते भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, फिर बात आती है ग्राफ की। देखो, y इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स, हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कभी कभी बोल सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बोला ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन, तो उसका ग्राफ ये बनेगा। हमने भी बनाया था एक ग्राफ, ये देखो, ठीक है, एक ग्राफ हमने भी बनाया था। फिर बात आती है इसकी लीनियर फंक्शन के, ये y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वो बोला है ए इज लेस देन बी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। हमने बात की थी कि अगर ए की वैल्यू या टू की वैल्यू नेगेटिव हुई, या टू की वैल्यू नेगेटिव हुई, तो हमारा ग्राफ, ये जो लाइन है वो ऐसे बनेगी, इस तरह नहीं बनेगी, इसके अपोजिट में बनेगी, ठीक है, इस तरह, ठीक है, जैसे कि ये बनी हुई है इसमें, जैसे कि ये बनी हुई है इसमें, ठीक है। अगर ए की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू क्या है, ए क्या है, यहाँ स्लोप है, ठीक है, ए क्या है, स्लोप है। अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ तो उसकी लाइन ये से बनेगी, अगर नेगेटिव हुआ तो उसकी लाइन ऐसे बनेगी। फिर वो कैसे फाइंड किया जाता है वो बाद में देखेंगे उसको। अच्छा, ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन। देन आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। अच्छा, फंक्शन फंक्शन का जो टॉपिक है बहुत लेंथी है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए अच्छी खासी थोड़ा अटेंशन भी चाहिए होती है, और बाकी इसके क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन किसको बोलते हैं, वही बात हो गई कि आपने क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन पढ़ी हुई है, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी शो हो रही है? अच्छा, ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वेर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ए को जीरो पुट कर दिया, तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी नहीं बचेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं बचेगा, वो चेंज हो जाएगा लीनियर फंक्शन में। तो ए इज इक्वल टू जीरो इसलिए लिखा हुआ है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने के लिए उसका फंक्शन का। बाकी इसको छोड़ दें, अगर कन्फ्यूजन हो रही है इसको छोड़ दें, ये एक मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बात आती है किसकी, फंक्शन की ग्राफ की। ग्राफ को छोड़ दें, इसका ग्राफ इतना ज़्यादा नहीं आता एन टी एच पी में, ठीक है। देखो, एन टी एच पी को उनको लोगों को भी पता है कि हमें वो बच्चे उठाने हैं जिनने मैट्रिक अच्छी खासी पढ़ी हो, मैट्रिक तक अच्छी खासी पढ़ी हो, ठीक है। इधर बिलोंग्स टू पंजाब बोर्ड और सिंध बोर्ड, कहीं से भी बिलोंग करता हो, उसको पता है कि सिंध बोर्ड में इतना नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट फंक्शन किसको कहते हैं, उसका वर्टेक्स कैसे फाइंड किया जाता है, बस कोऑर्डिनेट इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऐसे इंक्लूड कर दिए हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर वर्टेक्स का फाइंड करना है तो आप माइनस बी अपॉन टू ए
एक्स की वैल्यू, वर्टेक्स किसको बोलते हैं? वर्टेक्स ये जो ए के पॉइंट, इधर इधर एक आपको पॉइंट मिलेगी उसको वर्टेक्स बोलते हैं, और इधर एक आपको एक पॉइंट और मिलेगी तो उसको भी वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, देखो एक एक पिक्चर ये पड़ी है ग्राफ की, दूसरी पिक्चर ये ग्राफ की पड़ी है, ये दोनों अलग 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 ग्राफ्स हैं। ठीक है, तो इसको, इसमें वही बात हो गई, अगर मैं अगर ए की वैल्यू, ये जो ए की वैल्यू है मैंने नेगेटिव उठा ली, ठीक है, नेगेटिव उठा ली तो मेरा ग्राफ ये बनेगा, सॉरी ग्राफ ये नहीं, ये ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये ग्राफ मेरा बनेगा अगर मैंने ए की वैल्यू नेगेटिव उठा ली, क्योंकि ये दिया हुआ है इज लेस देन जीरो। अगर इज ग्रेटर देन जीरो देन मेरा जो फंक्शन का ग्राफ होगा तो यही बनेगा। ठीक है, अच्छा इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन विल बी आर, देन रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 4ac। अच्छा 4ac क्या है? इसका डिस्क्रिमिनेट है शायद। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसमें मजीद जब पढ़ाया जाता है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, तो उसका डिस्क्रिमिनेट है, अभी शायद 10th क्लास में आ गया है। ठीक है, तो 4ac प्लस माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। ठीक है, इफ ए इज लेस देन जीरो, अगर ए क्या है? लेस देन जीरो है। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये मतलब, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो उसका रेंज ये होगा। ठीक है, अगर ए इज लेस देन जीरो देन उसका रेंज ये होगा। ठीक है, बाकी पावर फंक्शन वो है कि आप एक्स की पावर बढ़ाते जाएं। ठीक है, एक्स की पावर बढ़ाते जाएं, जैसे कि पहले एक्स वन था, फिर एक्स स्क्वायर हो गया, देन एक्स क्यूब, देन एक्स फोर। ठीक है, इसको कैसे हैंडल किया जाता है, इतना पता होना चाहिए कि ये फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद है, हमने देखो कुछ टाइप्स पढ़ लिए हैं, पढ़ के उसके बाद है ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। एक कोई फंक्शन है, आप रियल को हटा दें, एक कोई फंक्शन भी लिख दें तो भी चलेगा। ठीक है, तो एक फंक्शन है, उस फंक्शन के ऑपरेशन उन पे कैसे लगेंगे, जैसे कि उस फंक्शन पे प्लस है, माइनस है, और मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वो कैसे। ठीक है, लेट फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट थोड़ा वेट करें, मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूँ, उसके बाद हम। अच्छा, फिर बात आती है कि ऑपरेशन और एनी एनी फंक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे। अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो बस जैसे ही हमने दो एक्सप्रेशन को कैसे हम एडिशन करते हैं, ठीक है, तो वो एडिशन कर लेंगे, तो वो बनेगा एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो उसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस भी यही सेम की तरह होता है। ठीक है, डिफरेंस भी सेम की तरह है। बाकी प्रोडक्ट की बात करें तो एक प्रोडक्ट, जैसे कि फंक्शन आपको मिले, जैसे कि एक फंक्शन ये है, ठीक है, एक फंक्शन ये हम उठा लेते हैं स्क्वायरिंग फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, पहले एडिशन की बात करें तो हम लिखेंगे एक्स प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एडिशन में लिख लिया हमने। ठीक है, अगर बात कर लें हम सब्ट्रैक्शन में, एक्स माइनस
देन वो एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हम बात कर लें कि प्रोडक्ट में। ठीक है, तो एक्स उसकी प्रोडक्ट करेंगे जो कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, जो कि एक्स क्यूब बन जाएगा। फिर बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर। मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर, वो नंबर क्या होगा? कोई एक स्केलर होगा। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर क्या, उसमें क्या डिफरेंस है। स्केलर इज इन, ठीक है, नंबर या मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। बाकी वेक्टर क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। तो सी उसमें कोई एक नंबर होगा, सी उसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी बात आती है क्वोशंट की। ठीक है, तो क्वोशंट अगर मैं एक्स स्क्वायर से या एक्स सिंपल से एक्स स्क्वायर की वैल्यू में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1/x मिलेगा, 1/x मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको समझनी है कि ऑपरेशन उस पे कैसे काम करती है। बाकी उसमें कुछ आगे टॉपिक्स होंगे, उसको देख लेंगे, और उसके एमसीक्यूज होंगे, उसमें थोड़ा कवर हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट किसको बोलते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट फंक्शन, वैल्यू फंक्शन, वही बात आ गई कि हमने एक मॉड्यूलस में एक्सपोर्ट कर दिया इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो हमने एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दिया, फिर वही। ठीक है, जब हम एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देखो उस जो मॉड्यूलस का था या लीनियर इक्वेशन था या क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हमने उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड की हुई थी। जब वो एफ ऑफ एक्स ज़ीरो था, तब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की। तब वो बता रहा था कि एक्स की वैल्यू कौन सी है जिस पे एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है, जिस पे एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है। तो यहाँ बोला है कि एफ ऑफ एक्स अब ज़ीरो नहीं है, अब बोला है एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा जब हमने ये एक्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अच्छा, कंपोजिशन नाम से ही पता चला है कि कंपोजिशन क्या है? एक बनावट है। किसकी बनावट है? दो फंक्शन की। अच्छा, एक फंक्शन एफ होगा, दूसरा फंक्शन जी होगा। ठीक है, दो फंक्शन होंगे। वी डिफाइन जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, ए टू सी। ठीक है, हमने पहले फंक्शन का एक डोमेन लिया, देन दूसरे फंक्शन का हमने रेंज लिया। तो उसको एक फंक्शन में जी ऑफ एफ, ठीक है, जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी क्या आएगा? एक दूसरा फंक्शन बन गया। इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? वो जी ऑफ एक्स। ठीक है, या जी ऑफ एक्स, या आपको ब्रैकेट्स में लिखना होगा जैसे कि एफ ऑफ, ठीक है, जी ऑफ एक्स। ये क्या है? एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंपोजिशन फंक्शन को, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। बाकी ये कुछ पॉइंट्स दी हुई है, जैसे कि एफ, इफ एफ एंड जी आर इंजेक्टिव, देन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एर आर इंजेक्टिव। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहले इसके कुछ फंक्शंस हैं, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, हमारे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन वो भी हमें थोड़े ट्राई करने हैं। अच्छा, वन वन मैंने ऑन टू फंक्शन शायद इसमें नहीं पुट किए हैं। अच्छा, काइंडली ऐसा करें, आप क्वेश्चन नंबर वन ट्राई करें अभी। तो क्वेश्चन नंबर वन ट्राई करें, जैसे कि मैं कुछ वो वन वन फंक्शन के जो है ना डेफिनेशन वगैरह थोड़े कुछ कर लूँ। आपको क्या करना है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 7। ठीक है,
इसमें आपको एक्स की जगह 3 पुट करना है, को वैल्यू आपको क्या मिलेगी। ठीक है, पुट करें, कौन सी वैल्यू आपको मिलती है अभी। अच्छा, आपको -1D मिला है, ठीक है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, अगर आपको इसका ऑप्शन डी मिला है, -1 मिला है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि -1 इज इक्वल टू 2x -7, तो आप x की वैल्यू इसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है। आप a की वैल्यू उसमें पुट करें, सॉरी x की वैल्यू a है, देन एक a की वैल्यू आप फाइंड करें, क्योंकि आपको पता है कि f ऑफ a में अगर उसमें पुट करूंगा तो मुझे 17 मिलेगा, तो उसमें आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तो मैं करवाऊंगा, अभी थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ वो टॉपिक्स हैं जैसे कि ऑन टू और वन वन फंक्शन। ठीक है, तो उसके मैंने पिक्चर्स निकाले थे मगर मैंने अपलोड किया है। जी, नहीं फिर भी आप पुट करें, 2 × 3 6, 6 - 7 -1। अच्छा, उसके बाद में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन किसको बोलते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स में कुछ पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, वन टू वन फंक्शन, आप वन टू वन फंक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक फंक्शन आपको मिला हुआ है, तो उस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वन टू वन फंक्शन है। आपको कुछ भी नहीं करना कि आपको x की वैल्यू सिर्फ एक y मिले। ठीक है, x की वैल्यू सिर्फ एक ही मिले, x की वैल्यू एक ही मिले तो हम उसको बोलेंगे कि दिस इज वन टू वन फंक्शन। आपको एक वन पे एक वन प्री इमेज पे आपको एक इमेज मिले, वन आपको इनपुट पे एक आउटपुट वन ही मिले, तो उसको क्या बोलेंगे, एक वन टू वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, जैसे कि हम बात करें कि एक ए सेट है, देन बी सेट है, फिर उसके बनाए हमने रिलेशन, रिलेशन के बाद आए एक फंक्शन। ठीक है, बाद आया एक फंक्शन। तो
उसमें ये फंक्शन दिए हुए हैं, तो इसमें बोला है कि 1 to 1 फंक्शन कैसा है। ठीक है, 1 पे 2 मिला, देन 6 पे 3, 4 पे 5, ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। 1 पे 3, देन 6 पे 5, 4 पे 7, ये 1 1 फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है। फिर 1 पे 7, 6 पे 3, 4 पे 5, ये 1 1 फंक्शन है। अब बोला है कि दे बिलो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 1 to 1 फंक्शन और नॉट। ठीक है, 1 2, देन 6 2। देखो, आपको 1 पे 2 मिला है और 6 पे भी 2 मिला है, तो ये फंक्शन कभी नहीं कहलवाएगा, 1 1 कभी नहीं कहलवाएगा। वैसे फंक्शन है, अगर बात करें फंक्शन है, मगर 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 to 1 फंक्शन कभी नहीं है। अब 1 3 और 6 3, अब 1 पे भी 3 मिला है और 6 पे भी 3 मिला है, तो ये फंक्शन नेवर बी कॉल्ड एज ए फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन कब, सॉरी, 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन होगा कब। अच्छा, 1 to 1 क्लियर है। अच्छा, 1 to 1 फंक्शन अभी आपको अगर नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे लें कि अगर आप एक ही एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो आपको वाई की वैल्यू एक ही मिलेगी, दो नहीं मिलेगी। अगर मैं एक पुट करता हूँ तो मुझे दो मिलते हैं, अगर मैं छः पुट करता हूँ तो मुझे दो मिलते हैं, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको एक पे भी दो मिल रहा है और छः पे भी दो मिल रहा है, तो देयर विल बी नो फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन नहीं होगा, बाकी फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 1 फंक्शन उसके नाम से ही पता चल रहा है। 1 to 1 आप एक ही वैल्यू पुट करें, आपको एक ही वैल्यू मिले। आप इनपुट एक दें और आउटपुट आपको एक मिले। ठीक है, ठीक है, इतना पता चल गया आपको। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं। अच्छा, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव। अच्छा, 1 to 1 फंक्शन का नाम था इंजेक्टिव, ऑन टू फंक्शन का नाम है सरजेक्टिव। If the range of f is b, or if each element of b is the image of some elements of a। अच्छा, इसको ऐसे समझने, इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ऐसा करें, एक कोई फंक्शन है, उसका एक ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है, तो उसकी रेंज होगी वो क्या होगी, बी होगी। ठीक है, रेंज होगी उसकी क्या होगी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसके कुछ ज़्यादा सम, सम की बात कर रहा है यहाँ, डिस्टिंक्ट या कोई ऐसा नंबर नहीं इस्तेमाल किया, कोई ऐसा वर्ड भी नहीं इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है डिस्टिंक्ट, हैव ए डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं। मतलब 1 to 1 में अगर कोई एक पर्टिकुलर नंबर है तो उसको पर्टिकुलर एक मिलेगा। इसमें क्या है, अगर आपने एक डाला है तो आपको शायद दो मिले या तीन मिले, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन में अगर आपने 1 डाला है, अगर आपने 1 इनपुट डाला है तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 6 इनपुट डाला है तो आपको 2 मिलेगा। मतलब दो एक्स की वैल्यूज पे एक ही वैल्यू है, मिल रही है। ठीक है, तो आपको जो है ना, एलिमेंट ऑफ बी इज दी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट जो बी का एलिमेंट होगा इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ बी, कुछ कुछ जो एक्स की वैल्यूज उसकी होगी उन पे मिलेगा। जैसे कि कुछ कैसे, 1 और 6, 1 और 6 क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं, आर सम एलिमेंट्स ऑफ ए विच बिलोंग्स टू ए,
देन उसकी जो इमेज आए हैं वो क्या है, टू। जो टू क्या है, ए की एलिमेंट है वो बी से। सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं, अगर बी का कोई एक एलिमेंट हो और वो इमेज हो किनका, ए के किसी दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट का क्या हो, इमेज हो, देन उसको क्या बोलते हैं, एक ऑन टू फंक्शन। इतना क्लियर है ये? अच्छा, अपोजिट नहीं है। अच्छा, अपोजिट नहीं है। अपोजिट की बात करें तो ठीक है, अगर वन टू वन फंक्शन में आपको एक्स की वैल्यू आपको एक ही मिल रही है, तो जारी बात है एक जो एक मिली है उस पर एक्स की वैल्यू एक ही होगी। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि देखो वन टू वन एक नाम से पता चला है कि आ, उसका एक ही इमेज होगा, उसकी एक ही आउटपुट होगी। जब हम बात करें ऑन टू की फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑन टू फंक्शन, जब आप बी की वैल्यू आपको मिल रही है, आप एक की दो तीन वैल्यू उठाएं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, कोई भी वैल्यू उठाएं, ठीक है, उसके उसको आपको जो इमेज मिलेगा वो एक ही मिलेगा। हमारे डोमेन का डिफरेंट है मगर इमेज आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपको माइंड में रखना है, और उसके सेकंड नेम भी माइंड में रखना है, सर्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आता है कि वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। आप इन लोगों दोनों को मिला दें, वन टू वन और ऑन टू को फंक्शन को दोनों को मिला दें, आपको वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन मिल जाएगा, जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। A function f from a to b is called one to one and on to function, और bijective if f is both one to one and on to function। ठीक है, वो वही बात होगी कि f वो फंक्शन क्या हो, वन टू वन हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, उस फंक्शन को क्या कहते हैं, वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो एग्जाम्पल ऑफ वन टू वन ऑन टू फंक्शन इज, आपको ए और बी सेट दिया हो, फिर उसके रिलेशन बने, रिलेशन के बाद 1 4 2 6 3 7, ये क्या है, ये एक वन वन फंक्शन है, वन टू वन वन फंक्शन है। देन 1 6 2 7 3 6, 1 6 3 6, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन। तो ये दोनों क्या बन गए, दोनों जो है ना वन वन एंड ऑन टू फंक्शन बन गए। अच्छा, इतना क्लियर है? जिसको वन वन और ऑन टू समझ में आ गया उसको ये भी समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर है ये वन वन एंड ऑन टू फंक्शन? अच्छा, हम आते हैं आप क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपने ट्राई किए, आसान थे। ठीक है, क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है उसमें, एक एक्सप्रेशन को आप थोड़ा समझ लें बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा समझ लें, उसके बाद ट्राई करते हैं। लेट द फंक्शन एफ बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, वर्ड एक्सप्रेशन एज द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये बोला है कि नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, एफ ऑफ माइनस टू पुट करें, एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन अपॉन टू, और एफ ऑफ वन अपॉन टू पुट करें। ठीक है, पुट करने के बाद आप देखें कि स्मॉलेस्ट आपको वैल्यू कौन दे रहा है, नंबर कौन सा मिलेगा। ठीक है, ये चार आपको ऑप्शन दिए हैं, आप उसमें पुट करें। ठीक है, जब आप पुट करेंगे आपको छोटे से छोटी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे मिलेगी, कौन सी मिलेगी, नंबर कौन सा मिलेगा। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है ये, आप पुट करके भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, कैलकुलेशन है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर
कुछ और भी हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। तो इस ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपको के की वैल्यू पुट करनी है, देन उसका सारा आंसर आएगा 57। ठीक है, 57। तो उसमें से आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अच्छा रोहित, कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, लेट द फंक्शन जी बी डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4। अच्छा, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स पावर 3 अपॉन 4 माइनस 7 इफ जी ऑफ एक्स के। अगर मैं एक्स की जगह के पुट करता हूँ तो मुझे 57 उसकी वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको के पुट करना है इसमें। अब जब आपने के पुट कर लिया तो आपको मिलेगा जी ऑफ के। ठीक है, जी ऑफ के क्या है? 57 है। जी ऑफ के 57 है, इसमें पुट करें, फिर आप के की वैल्यू फाइंड करें, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, के की वैल्यू क्या मिलेगी इसमें? 64। देन 64 का क्या होता है? फोर्थ। अच्छा, इसका शायद आंसर डी है। तो उसको सॉल्व करने के लिए अभी थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है, क्योंकि उसको फिर दोबारा लेके जाना पड़ेगा शीट पे। तो ये आसान है, हो जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ट्रिक क्या बता दूँ? मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो, इफ़ द फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इफ़ के इज इक्वल टू 1/3, आप के की वैल्यू इसमें पुट करें। ठीक है, के की वैल्यू पुट करें, आपको के की वैल्यू आपने पुट कर दी। उसके बाद आप एक्स की वैल्यू पुट करें 3/2। ठीक है, आपने के और एक्स की वैल्यू दोनों की पुट कर दी, देन आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर मिल जाएगा, जो कि इसका आंसर है 1 है। कैसे है वो आपको फाइंड करना है कि एक सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है, दूसरा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये एक वो बात आ गई कि आपको विजुअली जो है ना लिखना है, सॉरी उसमें न्यूमेरिकली लिखना है कि टेबल और चार्ट्स में है। तो आपको एक्स की वैल्यू मिली हुई है और एफ एफ एक्स की वैल्यू मिली हुई है। तो वो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एफ ऑफ एक्स। आप जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं, आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 मिलती है। तो इसमें सारों को आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है ना, 8 करेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप ज़ीरो पुट करेंगे आपको 1 मिलेगा, देन आप 1 पुट करेंगे आपको 2 मिलेगा। ठीक है, आप 2 पुट करेंगे, देन 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो 5 मिलेगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है इसमें। अच्छा, फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 पे। अच्छा, कौन सा नंबर क्वेश्चन? अच्छा, देखो, 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है कि एक्स की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है कि जब हमने ज़ीरो पुट किया तो हमें एक्स की वैल्यू मिली है 1। जब हमने 1 पुट कर दिया तो हमें एक्स की वैल्यू मिली है 2। जब हमने एक्स की वैल्यू 2 उठाई
ठीक है, तो हमें वैल्यू मिली है 5। जब हमने 3 उठाई तो हमें हमें वैल्यू मिली है 10। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशन पे ये जो 4 ऑप्शन पड़े हैं, इन एक्सप्रेशन पे कौन सी जो हमें ठीक है, कौन सी एक्सप्रेशन है जिसमें ये हम x की वैल्यू पुट करें तो हमें ये वैल्यू 1 में 1 ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये हमें मिले। तो हमने अभी पुट किए सारे, कि हम जब हम 0 इसमें पुट किया तो हमें 1 मिला। ठीक है, करेक्ट है। फिर हमने 1 पुट किया तो हमें 2 मिला, करेक्ट है। हमने 2 पुट किया तो हमें 5 मिला, करेक्ट है। हमने 3 पुट किया तो हमें 10 मिला, तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है सारों में सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। अच्छा, देन बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। लेट द फंक्शन h बी डिफाइंड बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इफ h ऑफ 2m इज इक्वल टू 9m। अच्छा, आप इसमें क्या करें, 2m पुट करें इसमें। ठीक है, जब आप 2m पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, 14, ठीक है, 14 प्लस 14 प्लस एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की है, 2m, जो कि बनेगी 4m स्क्वायर अपान 4। 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं लिख ही लेता हूँ, 4/4 और इसका ऊपर एक m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो कि सारा किसके बराबर है, सारा 9m के बराबर है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आसान है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 14 इस साइड ऐड हो रहा है तो उस साइड, अच्छा इसको आप सारों को उस साइड लेके जाना है। ठीक है, फिर आपकी एक इक्वेशन बन गई, वो कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और उसमें आप m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपकी लास्ट, अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको कॉपी करके वो शीट पे समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा आपको क्या करना है, पहले स्टेप ये कि आपको x की जगह 2m पुट करना है। जब आप 2m पुट करेंगे तो h ऑफ, ठीक है, 2m किसके बराबर है, 14, ठीक है, प्लस देन एक्स स्क्वायर की जगह हमने पुट किया है 2m, जो कि बनेगा 4x, सॉरी 4m स्क्वायर बनेगा, देन अपॉन 4। ठीक है, अपॉन जो 4 ये इसमें पड़ा है। तो हमें दी हुई है कि h ऑफ 2m की वैल्यू क्या है, 9m है। ठीक है, तो आपको यहाँ 9m पुट करना है, फिर आपको मज़ीद सॉल्व करना है। 9m इज इक्वल टू 14, ठीक है, प्लस ये 4 है, 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा m स्क्वायर। ठीक है, बचेगा। तो अब इसको क्या करना है, एक इक्वेशन बनाए, एक इक्वेशन बनी हुई है m, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन m, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर माइनस 9m प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इसको मज़ीद सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व करवाऊँ। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 9 है, 5 10 है, और 11 12 इसी तरह ही क्वेश्चन है। देखो
इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप इसमें खुद ही फाइंड कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी भी करवाऊँ ये? देखो, अगर हम 9 और 10 की बात करें तो इसमें आपको पहले 5 पुट करना है, उसमें आपको एक इक्वेशन मिलेगी। देन आपको -3 पुट करना है, एक इक्वेशन और मिलेगी। ठीक है, एक इक्वेशन और मिलेगी। फिर उस कोई क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू फाइंड करें, देन आप सी उसमें पुट करें, उसमें आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये भी करवाऊँ क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक आसान है, वो मैंने खुद देखे हैं। थोड़ा आप दिमाग लगाएं, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ टू का मतलब क्या, टू वाई का मतलब क्या है, और मुझे क्या उसमें कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है। थोड़ा पेन इस्तेमाल करें, दिमाग से नहीं होगा कभी। ठीक है, बाकी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 एक ग्राफ का है। तो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला है कि उसमें फॉर वाट वैल्यूज ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स की वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स कब पॉजिटिव है। ठीक है, कब पॉजिटिव है। देखो, एक्स की वैल्यू पे एफ ऑफ एक्स कब पॉजिटिव है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जब हम बात करते हैं, ये ज़ीरो से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर 7 पॉइंट तक। ठीक है, ओरिजिन से लेकर 7 पॉइंट तक। अच्छा, हम इसको 1 ही उठा लेते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 7 पॉइंट तक क्या है, एफ ऑफ एक्स की ऊपर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ऊपर वैल्यूज़ हैं। देन आता है 7 से लेकर 10 तक, 7 से लेकर 10 तक एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की नीचे वैल्यू आती है। ठीक है, अब तो आपको पता है कि ये एफ ऑफ एक्स है, सॉरी ये है वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये y की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी। तो मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है। किसके बराबर है, y के बराबर। जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू ही आएंगी। ठीक है, तो ये जो होंगी नेगेटिव वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जब ये मज़ीद आगे बढ़ेगा तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू हो जाएंगी। तो जो पॉजिटिव पे है उसकी वैल्यूज़ क्या होगी, एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो पॉजिटिव पे है 1 से लेकर 7 तक बीच में। ठीक है, 1 और 7 के बीच में है। देन है 10 और 14 के बीच में है। ठीक है, ये इधर ग्राफ जो है ना ख़त्म हो गया, उसके बाद ग्राफ की इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। ठीक है, 1 और 7, देन 10 और 14 के बीच में। ठीक है, आपको देखना है 1 कहाँ है। अच्छा, इसमें हमें पॉइंट दिया हुआ है 1 का, 0 का, मगर हम उठाएंगे -1 का, क्योंकि इस साइड है माइनस। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो 1 कामा 0, तो आपको -1 से 7 तक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसमें -1 से लेकर 7 तक, देन बोला है कि 10 से लेकर 14 तक आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी।
देन ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो थोड़ा इसको अंडरस्टैंडिंग कर लें कि हमें जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है पॉजिटिव कब मिलती है, कि -1 से लेकर 7 तक पॉजिटिव मिलती है, देन 10 से लेकर 14 तक पॉजिटिव मिलती है। अच्छा, अभी का क्वेश्चन ग्राफ वाला समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17। देखो, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। इन द फंक्शन अबव, ये फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। ठीक है, क्या है, ग्राफ है। फॉर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स डज वाई इज इक्वल टू 3। वो बोला है कि एक्स की वैल्यूज पे कितने हमको 3 मिलते हैं। ठीक है, मतलब हम अगर एक्स की वैल्यू पुट करें तो हमें 3 मिले। ठीक है, देन हम एक्स की दूसरी वैल्यू पुट करें जो कि x1, तो हमें 3 वैल्यू मिले। ठीक है, फिर हम x2 पुट करें तो हमें 3 वैल्यू मिले। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो हमें मिलेगी y की वैल्यू 3 मिलेगी। तो हम एक्स की वैल्यू कोई पुट करेंगे। ठीक है, तो एक 3 कांस्टेंट बन जाएगा, एक 3। तो देखिए कितनी वैल्यूज होंगी एक्स की, एक ये वैल्यू होगी, एक ये, दूसरी ये वैल्यू होगी, तीसरी ये वैल्यू होगी, और चौथी ये। मतलब एक्स की 4 वैल्यूज होंगी, तब हमें y की एक वैल्यू मिलेगी 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट। जो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, अपना थोड़ा दिमाग लगाएं कि ग्राफ क्या बोल रहा है और उसकी वैल्यूज क्या बोल रही है, वो स्टेटमेंट क्या बोल रही है। ठीक है,